आज हम देखने वाले हैं सरफेस प्रिपरेशन बिफोर मेटेलिक कोटिंग। इसके अंदर हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, एक होगा गैल्वेनाइजेशन और दूसरा होगा टिनिंग। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, साथ ही साथ जो भी हम मेटल यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में या फिर ओवरऑल जिस किसी भी डोमेस्टिक यूज के लिए कोई भी मेटल जब हम यूज करते हैं तो हमें सबसे पहले ये ख्याल रखना होता है कि वो डैमेज ना हो। राइट, तो डैमेज ना हो इसलिए हम उसे अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये प्रोटेक्शन देने से पहले कुछ प्रोसीजर करनी पड़ती है। वो प्रोसीजर क्या होती है ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट प्रोसीजर होगी आपकी होगी रिमूवल ऑफ ग्रीस एंड अनदर कंटेमिनेशंस, देन अनदर removal of oxide scales, rust and corrosion products, and then etching of treatment of the better adhesive of coat। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें पर्टिकुलर कोई मेटल है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसे हमें कोटिंग देनी है, ठीक है, अनदर मेटल की या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन देना है, एनोडिक प्रोटेक्शन देना है, ये सारे प्रोटेक्शन के टाइप्स होते हैं। राइट, तो इसमें से अगर कोई हमें यूज करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे हम क्लीन करने का काम करेंगे। और ये क्लीनिंग करने के लिए भी कुछ प्रोसीजर हमें फॉलो करनी पड़ती है। वो प्रोसीजर क्या होती है, तो वो कुछ इस तरह से देखिए। सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप होगी रिमूवल ऑफ ग्रीस एंड अनदर कंटेमिनेशंस। सो इसमें भी कुछ प्रोसीजर्स होती है। फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट क्लीनिंग करना पड़ता है, देन अल्कलाइन क्लीनिंग करना पड़ता है। सॉल्वेंट क्लीनिंग मतलब क्या, जैसे ही हम कोई ऑयल या फिर ग्रीस जब यूज कर उसे हम रिमूव करने का काम करते हैं या फिर फैटी एसिड्स रिमूव करने का काम करते हैं, तो हमने देखा होगा अगर हमने उसे सिर्फ और सिर्फ वाटर से वॉश किया ग्रीस से, तो वो वहां का वो जो स्टिकी स्टिकी लेयर होता है वो इजीली रिमूव आउट होने वाला है क्या, नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे उसके अंदर हम नैप्था या फिर CCl4 यानी कि क्लोरोफॉर्म या फिर टोलिन, है ना, इसके जैसे अलग अलग एसीटोन्स, इनके जैसे अलग अलग जो भी क्लीनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, क्लीनिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, उसे हम यूज करते हैं ये टेक्निक के अंदर। ठीक है, एंड देन वो जो ऊपर का सरफेस होगा आपका, वो सरफेस वहां पे क्लीन हो जाएगा। देन अल्कलाइन क्लीनिंग, अल्कलाइन क्लीनिंग के अंदर हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे हम रिमूव करने का काम करते हैं कि जो भी आप मेटल के ऊपर जो आना उसके पहले अगर कोई कलर उसे किया गया होगा या फिर कलर कोटिंग होगी तो उसे रिमूव करने के लिए हम उसे अल्कली क्लीनिंग करते हैं। इसके लिए हम देखिए कॉस्टिक सोडा जो होता है वो यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में रिमूवल ऑफ ऑक्साइड स्केल, रस्ट एंड कोरोजन प्रोडक्ट्स। अगर इसके पहले अगर कोई भी वहां पे प्रोटेक्टिव लेयर अगर वहां पे होगा या फिर कोई इम्प्योरिटीज वहां पे आपको दिखाई दे रही है या फिर कोरोजन वहां पे आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रिमूव करने का काम करना पड़ेगा। तो उसे रिमूव करने के लिए हम मैकेनिकल क्लीनिंग, फ्लेम क्लीनिंग एंड सैंड ब्रस्टिंग इनके जैसे हम जो क्लीनिंग पर्पज है, क्लीनिंग मटेरियल्स है, वो हम यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं। तो मैकेनिकल क्लीनिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो भी रस्ट है या फिर इम्प्योरिटीज है वो सरफेस के ऊपर, तो उसे हम क्या करेंगे, स्क्रैप करेंगे या फिर वायर ब्रश से उसे हम क्लीन करेंगे। ठीक है, देन फ्लेम क्लीनिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम उसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद वहां पे एक ड्राई सरफेस वहां पे फॉर्म होगा और वो ड्राई छोटे छोटे वो लेयर्स वहां पे फॉर्म होते हैं। वो डायरेक्टली अगर आप उसे थोड़ा कूल होने दोगे तो वहां पे फिर वो क्या हो जाएगा, वो जो छोटे छोटे स्केल्स होंगे, हाँ, स्केल फॉर्म में, पीपीटी फॉर्म में वो रिमूव हो जाएगा वहां पे। ठीक है, देन सैंड ब्रशिंग है ना, सैंड ब्रशिंग या फिर सैंड बास्टिंग, इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये जो ऑक्साइड स्केल होगा इसे हम क्या करेंगे, एक रफ सरफेस होता है जिसे हम सैंड पेपर वगैरह कहते हैं, देखो, तो वो जो पेपर होता है ना उससे हम उसे रफ करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे वो पर्टिकुलर जिस मेटल को हमें कोटिंग करना है तो वो वहां पे क्लीन हो जाएगा। ठीक है, देन अनदर है टीचिंग ट्रीटमेंट। तो टीचिंग ट्रीटमेंट
फॉर द बेटर अडेसिव ऑफ कोटिंग। इचिंग ट्रीटमेंट क्यों करना पड़ता है? जो कोटिंग हम उसके ऊपर करने वाले हैं तो वो जो जिस या फिर वो टिनिंग हो या फिर वो गैल्वेनाइजिंग कोटिंग हो, तो वो कोटिंग जो है उसके ऊपर प्रॉपर फिट होनी चाहिए, उसके ऊपर वो अच्छे से एक जैसे एक लेयर में वहां पे वो फॉर्म होनी चाहिए। इसके लिए हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम पिकलिंग मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले हम एसिडिक या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है, तो वो सॉल्यूशन वहां पे वो सरफेस को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर वहां पे वो जो स्मूथ सरफेस आपको वहां पे जो क्लीन सरफेस मिलने वाला है, स्मूथ सरफेस मिलने वाला है, तो उसके ऊपर फिर आप क्या कर सकते हो, तो किसी अनदर टाइप ऑफ कोटिंग जो है, कलर की या फिर गैल्वेनाइजिंग की, टीनिंग के प्रोसीजर, फिर वहां पे अच्छे से कोटिंग वहां पे हो सकती है, ठीक है। देन अनदर मेथड है मेथड ऑफ अप्लाइंग मेटेलिक कोटिंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट था कि कोटिंग किस तरह से करनी है ना, गैल्वेनाइजिंग या फिर क्या कहते हैं टीनिंग प्रोसीजर किस तरह से होने वाली है, ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इसके अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हॉट डोपिंग प्रोसीजर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हॉट डिपिंग की तरफ। हॉट डिपिंग प्रोसीजर में देखिए यहाँ पे खास करके जो भी मेटल होगा, जो मेटल हम यूज करने वाले हैं उसके अंदर जिंक या फिर लीड, ये जो दो मेटल्स होंगे, लीड, एल्यूमिनियम या फिर टीन, ये जो मेटल्स होंगे, इसको हम कोट करने वाले हैं आयरन, स्टील, कॉपर, इस तरह के मेटल्स के ऊपर, ठीक है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि कंप्लीटली आयरन से बना हुआ होता है, लेकिन उसके इनर साइड पे अगर आप देखोगे तो वहां पे एक शाइनिंग जैसा एक ग्रे कलर में कोटिंग यहाँ वहां पे फॉर्म होता हुआ आपको नजर आता है, राइट। एक ग्रे कलर का कोटिंग वहां पे आपको दिखता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आयंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आयंस के जो भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो आयन इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसे गैल्वेनाइज किया, एल्यूमिनियम का कोटिंग किया या फिर टीन का या फिर लीड का अगर उसके ऊपर कोटिंग हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक तो दोनों मेटल्स के जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो शो करेगा, और उसकी जो लाइफ होगी, उसकी वो ऑब्जेक्ट की जो लाइफ होगी वो भी बढ़ जाएगी, उससे इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से इस प्रोसीजर में क्या होता है, इस प्रोसीजर में क्लीन बेस मेटल यहाँ पे यूज करना पड़ता है। इसके ऊपर आप देख सकते हो हम जिंक की कोटिंग करते हैं आयन के ऊपर, उसे गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। और टीन की कोटिंग जब हम आयंस के ऊपर करते हैं तो उसे टीनिंग प्रोसीजर कहा जाता है, ठीक है। जिंक कोटिंग गैल्वेनाइजिंग, टीन कोटिंग ऑन आयन इट्स टीनिंग, याद रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रोसीजर में एक्चुअल में क्या होता है। सबसे पहले इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, जो भी आयन कोटिंग या फिर स्टील, जिससे भी हमें वो सबसे पहले जो भी मेटल हम यूज करेंगे, राइट, तो उसके ऊपर जो हम हॉट डिपिंग प्रोसीजर करने वाले हैं मेटल करोजन को रोकने के लिए, उसे गैल्वेनाइजिंग कहेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये आप एज ए डेफिनेशन के तौर पे ये आप याद रख सकते हो। गैल्वेनाइजिंग मतलब क्या, ये एक प्रोसीजर होगी जिसके अंदर आयन या फिर स्टील बेस मेटल जो होगा उसके ऊपर हम जिंक का कोटिंग करेंगे, जो कि हॉट डोपिंग मेथड से किया जाने वाला है, वो होगा आपका गैल्वेनाइजिंग। देन जिंक या फिर एनोड जो है, जिंक एज अ एनोडिक पार्ट वो शो करेगा, ठीक है। और मेटल जो होगा, बेस होगा आपका मेटल, तो कौन सा मेटल होने वाला है, बेस आयरन, राइट, अभी अभी हमने देखा था। तो इसके अंदर जो भी करोजिव मीडिया होगा, जैसे कि जिंक करोजन है या फिर प्रोटेक्टिव बेस मेटल है, तो यहाँ पे जो प्रोसीजर होंगे, ये प्रोसीजर में आप देख सकते हो कौन से प्रोसीजर हमें सबसे पहले फॉलो करने होते हैं गैल्वेनाइजिंग होते वक्त। सबसे पहले मेटल आर्टिकल्स जो होते हैं उसे क्लीन करना पड़ेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, इसके पहले हमने वो ही बात पढ़ी थी। तो सबसे पहले वो प्रोसीजर से उसे जाना पड़ेगा। देन वो H2SO4 के साथ मतलब कि H2SO4 उसमें डिप करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे 15 to 20 मिनट्स के लिए रखेंगे, एंड देन
उसे हीट करेंगे 70 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब कि उसके अंदर किसी भी तरह का रस्ट, स्केल या फिर कोरोजन मेटल, अगर किसी भी तरह का कोरोजन वहां पे है तो वो वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये जो H2SO4 जो आयन मेटल के अंदर हमने यूज किया था, आयन ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उससे तो हम वाटर से वॉश करेंगे, लेकिन वॉश करते वक्त कुछ चीजें हमें याद रखनी होती है क्या, कि उसके अंदर H2SO4 था, राइट, डाइल्यूट H2SO4 था। तो जैसे ही हम उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो वाटर हमें धीरे धीरे करके उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वाटर एंड H2SO4 इनका रिएक्शन हो जाएगा और वहां पे आपके लिए वो हार्मफुल हो सकता है। तो इसकी वजह से जब भी आप वॉशिंग दोगे वाटर की तो वो अच्छे से होनी चाहिए, स्लोली होनी चाहिए। देन उस ऑब्जेक्ट को आपको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद फिर से नेक्स्ट प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, उसे हम हॉट रोलर्स में क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर में लेके जाएंगे और देन वहां पे एक्सेस ऑफ जिंक जो होगा, तो एक यूनिफॉर्म कोटिंग जिंक की हम उसके ऊपर देने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पे देखिए गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, सबसे पहले ये गैल्वेनाइजिंग शीट है, यहाँ पे ये रोल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ जिंक यहाँ पे रिमूव होगा। ये जो प्लेट होगी, इस प्लेट के अंदर क्या होगा, जो भी आप मेटल रोल्स यूज कर रहे हो, हाँ, जिसके ऊपर आपको गैल्वेनाइजेशन करना है, तो यहाँ पे देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये आपके वो मेटल रोल्स है, हाँ, तो ये मेटल रोल्स ये गैल्वेनाइजिंग शीट के थ्रू यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे ये मोल्टन होगा जो कि जिंक का होगा। ठीक है, तो वो ये जो रोल्स है जैसे इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर आ जाने के बाद इसके ऊपर जिंक का लेयर आएगा और फिर से ये ड्राई हो जाने के बाद आप इसे वॉशिंग हो जाने के बाद अभी इससे यहाँ से आपको प्रॉपर आपका जो भी आपका ऑब्जेक्ट था वो कोटिंग होता हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा इस तरह से। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, देखिए नेक्स्ट पार्ट में ये जो मेटल आर्टिकल्स होता है उसे हम डिप करते हैं, है ना, मोल्टन जिंक के अंदर, और उसे मेंटेन किया जाता है 425 टू 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हाँ, तो ये जो सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर यहाँ पे NH4Cl के फ्लक्स होते हैं। ये फ्लक्स क्या काम करते हैं, उसे क्लीनिंग करने का काम करते हैं। देन फिर जब आप फिर से उसे हीट करते हो तो हीट एंड कूल करने के बाद आपको वहां पे एक कोटिंग नजर आता है। ठीक है, गैल्वेनाइज शीट्स ये खास करके कहाँ पे यूज किए जाते हैं, शीट्स फॉर्म करने के लिए, वायर फॉर्म करने के लिए, पाइप्स, बोट्स या फिर स्क्रू, ट्यूब्स, बकेट्स फॉर्म करने के लिए हम ये सारी गैल्वेनाइजिंग ये सारी चीजें यहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टीनिंग। टीनिंग प्रोसीजर यानी क्या, टीन का लेयर करने वाले हैं अब हम आयन के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है, टीनिंग। तो इसके अंदर प्रोसीजर कौन से होंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 की वॉशिंग वहां पे करने वाले हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले स्केल्स या फिर प्रेसिपिटेट वो सारे ड्राई हो जाए। देन उसे हम इमर्ज करेंगे फ्लक्स में, जिसके अंदर जिंक क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, एक अधेसिव नेचर जो है उसके, वो जो सरफेस होगा, तो हम जो भी कोटिंग उसके ऊपर करने वाले हैं वो उसके ऊपर अच्छे से हो जाए, इसके लिए हम ये दोनों सॉल्वेंट यूज करेंगे। देन ये जो मेटल आर्टिकल्स होगा उसे हम 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे। हीट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, तो एज अ जो भी रोलर्स है, रोलर्स में हम उसे डालेंगे, वहां पे पाल्म ऑयल होगा। देन टीन प्रोटेक्टिव एक छोटा सा थीन लेयर वहां पे फॉर्म होगा और यूनिफॉर्म कोटिंग ऑफ पाम ऑयल ये उसे प्रोटेक्ट करेगा हॉट कोटिंग में। और आप देख सकते हो जैसे ही वहां पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा तो एक कोटिंग सरफेस आपके मेटल के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो टीन कोटिंग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, सबसे पहले तो ये नॉन टॉक्सिक होती है। ओके, तो टीन प्रोसीजर खास करके हम आयरन, स्टील, कॉपर, है ना, इन ब्रास ये सारे जो मेटल्स है उसके ऊपर यूज करते हैं। टीन कोटिंग फूड स्टोर करने के लिए, ऑयल, घी या फिर केरोसिन इनको स्टोर करने के लिए भी यूज करते हैं। देन बहुत सारे कुकिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वहां पे इसे यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में इसे यूज किया जाता है। ओके, तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है।
कुछ इस तरह से टीन कोटिंग प्रोसीजर जो है वो फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पे रोलिंग शीट है, यहाँ पे ये रोलर्स जो है इस तरह से इसके अंदर जाएंगे, ये कंटेनर में यहाँ पे ये फ्लक्स होगा। फ्लक्स क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही ये रोल यहाँ पे आएंगे तो एक अधेसिव मटेरियल वहां पे उसके ऊपर एक ये फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो जब वो वहां से बाहर निकलेंगे, हाँ, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है वो आपको नजर आएगा, एक कंप्लीटली टिनिंग प्रोसीजर जो है वो होता हुआ आपको यहाँ पे नजर आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन गैल्वेनाइजिंग एंड टिनिंग। इस दोनों प्रोसीजर में कंपैरिजन अगर करना होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, गैल्वेनाइजिंग प्रोसीजर जो होती है ये आयरन और स्टील के ऊपर जिंक की प्रोसीजर है। टिनिंग प्रोसीजर यानी क्या होती है? आयरन या फिर स्टील मेटल के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे टीन मेटल की कोटिंग होने वाली है, ठीक है। देन गैल्वेनाइजिंग में जिंक प्रोटेक्टिंग बेस मेटल जो है वो फॉर्म होता है। टिनिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे हायर कोरोजन रेजिस्टिव एंड नोबल नेचर जो है वो वहां पे फॉर्म होता हुआ आपको नजर आएगा। गैल्वेनाइजिंग आर्टिकल्स में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे जिंक कंटेनिंग प्रोटेक्शन जो है, मतलब कि बेस सैक्रिफिशियल फॉर्मिंग गैल्वेनाइजिंग सेल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। यहाँ पे रैपिड कोरोजन बेस मेटल फॉर्म होते हुए आपको नजर आएंगे एज अ टिनिंग प्रोसीजर में। गैल्वेनाइजिंग प्रोसीजर में जो कंटेनर्स होंगे यहाँ पे हम स्टोरिंग एसिड यहाँ पे हम स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिंक एंड फूड स्टफ जो है वो रिएक्ट हो जाएंगे, लेकिन टिनिंग में हम फूड स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके। तो यहां से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। 1 मिनट। ओके, सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या? हमने जिस तरह से अभी देखा कि गैल्वेनाइजिंग एंड जो टिनिंग है, तो उसके वजह से क्या होता है, जो आयरन मेटल है ना, गैल्वेनाइजिंग प्रोसीजर एंड टिनिंग प्रोसीजर ये सिर्फ और सिर्फ आयरन मेटल के लिए यूज होती है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये जो मेथड है, ये जो प्रोसीजर है, ये आप हर एक मेटल के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस ऐसा भी कहते हैं। इसके अंदर कोटिंग ऑफ मेटल जो है ये खास करके किसी भी मेटल, कोई भी बेसिक मेटल आप ले सकते हो, उसके ऊपर आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, खास करके देखिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन मेटल्स इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू करोजन, मतलब कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फ्री करने का काम करेगा। देन रेजिस्टेंस ऑफ मतलब किसी भी तरह का अगर केमिकल अटैक हो रहा है वो पर्टिकुलर मेटल के ऊपर, तो उसे रेजिस्ट करने का काम करेगा। फिजिकल अपीयरेंस जो है वो इंप्रूव करने का काम करेगा, और साथ ही साथ डेकोरेटिव एंड कमर्शियल वैल्यू जो है मेटल की वो बढ़ाने का काम करता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिक ऑन नॉन मेटल्स, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, प्रिवेंटिव एंड डेकोरेटिव सरफेस ऑन अ नॉन मेटल्स एंड मेक अ सरफेस कंडक्टिव। ये दोनों चीजें जो है, मतलब मेटल अगर होता है तो मेटल के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, और नॉन मेटल में ये सारी चीजें। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसीजर किस तरह से होती है ये यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे बेस मेटल जो भी होगा, जो भी आर्टिकल्स आप यूज कर रहे हो, इसके अंदर ऑयल, ग्रीस या फिर ऑक्साइड जो होंगे वो आप सबसे पहले उसके ऊपर अप्लाई करोगे। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में नेक्स्ट क्या होगा, आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ उसे दोगे, ठीक है। मतलब बाथ देना यानी क्या कि जैसे हम H2SO4 की वॉशिंग दे रहे थे ना, उस तरह से। देन आगे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मेटल आर्टिकल्स होगा उसके ऊपर हम कैथोड प्लेट्स जो है वो उसके ऊपर तैयार करेंगे। देन ये जो कोटिंग होगा मेटल का, एनोड कोटिंग, तो इसके अंदर आप देख सकते हो नंबर ऑफ कैथोड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ कैथोड एंड नंबर ऑफ आयंस, यहाँ पे अल्टरनेटली हम यहाँ पे उसके ऊपर डिपॉजिट करेंगे वो सरफेस के ऊपर। देन
आगे के स्टेप में क्या करेंगे, ये जो कैथोड एंड एनोड इसके अंदर डीप होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपका मिनरल एसिड होगा, तो मिनरल एसिड की वजह से क्या होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जो है वो फॉर्म होता हुआ आपको नजर आएगा, राइट। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पीएच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीजर में जो एनोड मेटल्स होंगे उसे आप ऑक्सीडाइज करोगे, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होगा, जो मेटल आयंस वहां पे प्रेजेंट रहने वाले हैं, ये एक यूनिफॉर्म जो कोटिंग है वो फॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने निकेल की प्लेटिंग की है, तो निकेल प्लेटिंग में एनोडिक रिएक्शन में आपको निकेल प्लस निकेल 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन एनोड के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिनोट करेगा। ओके, देन सॉल्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट्स तैयार होंगे, जैसे कि निकल क्लोराइड या फिर निकल सल्फाइड। कॉपर प्लेटिंग में आप देख सकते हो कॉपर के जो रिएक्शन है इसके अंदर वो क्या करेगा, यहाँ पे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और एनोड में वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, राइट। और सॉल्ट फॉर्म होते वो वक्त वहां पे कॉपर सल्फेट जो है वो फॉर्म होता हुआ आपको नजर आएगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कि वो करंट जो है, करंट डेंसिटी कंट्रोल करने का काम करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, साथ ही साथ रेट ऑफ डिपोजिशन जो है उसे कंट्रोल करने का काम करता है, मेटल आयंस कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल करने का काम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है। देन एनोड सरफेस एरिया जो है, एनोड सरफेस एरिया एंड पोजीशन उसे कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो बहुत सारे थ्रोइंग पावर्स जैसे कि बात है, या फिर एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो है, यूनिफॉर्म थिकनेस वगैरह, ये सारे चीजों को कंट्रोल करने का काम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये डेकोरेटिव सरफेस होता है। ठीक है, इसकी वजह से आप इसे एज ए डेकोरेटिव सरफेस यूज कर सकते हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका गोल्ड क्रोमियम या फिर ब्रास कोटिंग होती है, जिसके ऊपर स्टील के ऊपर ये कोटिंग करके आप ऑर्नामेंट्स, रिस्ट वॉच, बेल्ट, पेन्स यूज कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि जो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं कि वो एक्चुअल कॉपर के होते हैं और उसके ऊपर सिर्फ गोल्ड का प्लेटिंग होता है, या फिर आजकल वो रोज गोल्ड एक फैशन चल रहा है, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक सिंपल वाला मेटल होता है और उसके ऊपर जस्ट वो कलर कोटिंग की जाती है, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसका एग्जांपल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देन यूज ऑफ प्रोटेक्टिव सरफेस अगेन द करोजन, द क्रोमियम प्लेट ऑन अ स्टील। यहाँ पे आप प्रोटेक्टिंग सरफेस के थ्रू, मतलब कि बहुत बार करोजन रेजिस्टेंस के लिए अगर क्रोमियम है तो क्रोमियम का आप प्लेटिंग कर सकते हो स्टील के ऊपर। ठीक है, नहीं तो बहुत बार आप लोगों ने ऐसे भी देखा होगा कि घर के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जिसके अंदर वो पूरा बर्तन स्टील का होता है, लेकिन उसका बॉटम जो होता है उसके ऊपर कॉपर का सरफेस होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर गुड हीट रेजिस्टेंस होता है, राइट। मतलब कि हीट एब्जॉर्ब करने के लिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो उसकी वजह से स्टील का बर्तन होता है, लेकिन उसका जो बॉटम होता है तो वो कॉपर का होता है, तो वो भी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एग्जांपल है, आप उसे भी दे सकते हो। नॉन मेटेलिक मटेरियल जो होते हैं, खास करके वुड, पेपर, ग्लास, हाँ, तो रेजिन्स, तो इसके इन सब को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग डेकोरेटिव या फिर प्रिवेंशन सरफेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये भी एक एग्जांपल, ये भी एक एप्लीकेशन आप देख सकते हो। ऑटोमोबाइल्स में, एयरक्राफ्ट में, रेडियो एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोफॉर्मिंग या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं। मतलब कि अंदर वाला मेटल अलग होगा और जो ऊपर से डेकोरेटिव मेटल जो है वो अलग होगा, इस तरह से। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम खास करके जो स्पेशल सरफेस होते हैं, हाँ, इंजीनियरिंग इफेक्ट के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये थिकनेस जो है, थिकनेस को कंट्रोल करने का काम करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत बार
हाई मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, खास करके क्रोमियम, निकेल या फिर गोल्ड या फिर सिल्वर, इनके जैसे इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। देन ये जो प्रोसीजर होती है ये नॉन एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। देन ये जो कोटिंग होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये क्या करता है, हार्डनेस जो है वो हार्डनेस बढ़ाने का काम करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डायग्राम कुछ इस तरह से होती है, देखिए ये एक स्टील, ये नॉन कंडक्टिंग टैंक होगा, ठीक है। यहाँ पे एनोड है, देन यहाँ पे डीसी करंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैथोड है, राइट। देन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो कि निकेल क्लोराइड आप यूज कर रहे हो, अगर आपने इसके ऊपर कोटिंग करके रखा होगा तो आपको पता चलेगा कि किसी भी तरह का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होने वाला, ठीक है। देन आगे का आपका टॉपिक है कोरोजन रेजिस्टेंट पेंट एंड एंटी कोरोसिव पेंट्स। तो इसके अंदर सबसे पहले है आपका यूज ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल्स इन पेंट। यहाँ पे देखिए जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर जो मेटल्स आप यूज कर रहे हो, खास करके कॉपर नैनो मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको पता चला होगा कि ये जो कॉपर नैनो मटेरियल है ये खास करके हम पॉलीमर सिंथेसिस के लिए, साथ ही साथ अलग अलग लिगेंड सिंथेसिस के लिए हम इसे यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका कॉपर नैनो पार्टिकल्स जो है ये खास करके मैक्सिमम कोरोजन सफिशिएंट होते हैं, इसकी वजह से जो स्टील के अंदर हम एंटी कोरोजन कोटिंग लगाते हैं उसके अंदर का वो 1 to 4 या फिर 0% कॉपर नैनो पार्टिकल पेंट्स जो है वो वहां पे किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स इन पेंट्स। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके जो इपॉक्सी रेजिन्स होते हैं उसे पेंट किया जाता है, राइट। इसके अंदर आप अलग अलग तरीके के जो इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स है जैसे कि जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, हाँ, तो इनके जैसे रेजिन्स आप यहाँ पे यूज करते हो होमोजेनियस कोटिंग के लिए, ठीक है। यूज ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर्स नैनो मटेरियल इन पेंट्स। कंडक्टिंग पॉलीमर नैनो मटेरियल जो है ये खास करके आपने देखा होगा पॉली एनिलीन, पॉली प्रोपेलिन, साथ ही साथ अलग अलग तरीके के जो पॉलीमेरिक कोटिंग होते हैं, तो ये कोटिंग हम करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए। देन ये जो कोटिंग होती है कंडक्टिंग पॉलीमर्स की कोटिंग, ये खास करके यूजफुल होती है, क्यों, क्योंकि ये लो कॉस्ट होती है एंड इजीली अवेलेबल होती है, हाई कंडक्टिविटी शो करता है, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, रेडॉक्स प्रॉपर्टी शोज करता है। इसकी वजह से हम कंडक्टिंग पॉलीमर्स को एज अ नैनो पार्टिकल पेंट में यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ नैनो कोटिंग। इसके अंदर आप देख सकते हो रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होती है ये। देन बेटर सरफेस होता है, देन गुड केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ पे कोरोजन इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही कम, मतलब कि वो कम करने का काम करता है ये। यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ाता है। देन एंटी फोगिंग होता है, एंटी फ्लोगिंग या फिर तो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। साथ ही साथ बेटर रिटेंट ऑफ ग्लोव्स एंड मेडिकल प्रॉपर्टीज भी शो करता है, ठीक है। एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ गैल्वेनाइजिंग, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ टीनिंग। तो ये प्रोसीजर आपको अच्छे से विथ फ्लो डायग्राम जो हमने निकाली थी वो फ्लो डायग्राम से आपको इसे एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द कोरोजन रेजिस्टेंस पेंट अलोंग विथ एडवांटेजेस। तो आपको इसके एडवांटेजेस लिखने हैं सिर्फ, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो। देन डिस्कस द यूजेस ऑफ वेरियस नैनो पार्टिकल्स इन द पेंट्स, स्टेट इट्स एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये लिखने हैं, और इसके पहले जो 3 टॉपिक हमने पढ़े थे उसे आपको ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द यूज ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल्स इन एंटी कोरोसिव पेंट्स एंड इट्स एडवांटेजेस। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मेटल नैनो पार्टिकल्स का जो टॉपिक था, है ना, सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन के ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, ये अगर सॉल्व करेंगे तो किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आता है आपको एग्जामिनेशन में तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू।